नमस्कार साथियों। इंडोनेशिया ने एक लव लॉ अनाउंस किया है और इसके चलते पूरी दुनिया भर में जो मानवाधिकार संगठन है उन्होंने इसका विरोध भी करना शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया की जो मीडिया है वो तो बहुत तेज गति से इसका विरोध कर रही है और कह रही है बाली बोंग लॉ, यानी कि किस तरीके से जो लव लॉ बनाया है इंडोनेशिया ने वो सोसाइटी और जो पर्सनल लिबर्टी है उसके बीच में संतुलन नहीं साध पा रहा है। साथियों, हुआ यूं है कि इंडोनेशिया ने एक ऐसा कानून बनाया है जिसमें यह कहा गया है कि जो अनमैरिड कपल हैं, जो अविवाहित जोड़े हैं, अगर वो साथ साथ रहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं या कोहैबिटेशन में रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें दंडनीय अपराध माना जाएगा, उन्हें जेल की सजा हो सकती है। और इसके आधार पर फिर ऑस्ट्रेलिया और कई ऐसे मीडिया हाउसेस हैं ग्लोबल लेवल पे जो ये कह रहे हैं कि इससे तो जो फॉरेन टूरिस्ट्स आएंगे उन्हें अरेस्ट भी किया जा सकता है इंडोनेशिया में और उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाला जा सकता है। और ऐसे में बहुत से लोगों के अधिकार जो है स्टेक पर लग जाएंगे और चुनौती उत्पन्न हो जाएगी। तो साथियों, क्या डोमेस्टिक हार्मनी और जो सोशल हार्मनी है और जो एक पर्सनल लिबर्टी है उसके बीच में कैसे बैलेंस बनाया जा सकता है, ये मुद्दा भारत में भी उठता है। इंडियन सोसाइटी का भी ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसके साथ साथ दुनिया के और भी कई देशों में ये सवाल है, क्योंकि जब भी बात होती है प्रगतिशील मूल्यों की, यानी सोसाइटी में जो प्रोग्रेसिव थॉट्स हैं उनको एक तरफ जोड़ा जाता है और जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, जो कंजर्वेटिव वैल्यूज हैं, उन सबको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो साथियों, जिस तरीके से इंडोनेशिया ने यह निर्णय लिया उसका संकेत उसने कई अवसरों पर समय समय पर दिया है और उसने एक बार तो गुड बाय टू रोमांस बोल दिया था और वैलेंटाइन डे को इलीगल घोषित कर दिया था कि वो वैलेंटाइन डे नहीं मनाया जा सकता इंडोनेशिया में, और कोई भी ऐसा मनाता है तो उसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। और दुनिया के कई देशों में फिर इस बात पर बहस शुरू हो गई थी कि क्या वैलेंटाइन डे मनाना गलत है, क्या सहमति के आधार पर, चयन के आधार पर जो अधिकार लोगों के हैं एक निश्चित एज हो जाने के बाद, क्या वो अधिकारों को दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। सोसाइटी, फैमिली वैल्यूज, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इन सब के बीच में क्या संतुलन साधा जा सकता है। तो साथियों, इंडोनेशिया जिस तरीके से एक इस्लामिक वैल्यूज को फॉलो करता है उसके आधार पर उसने कुछ कल्चरल रिस्ट्रेंट्स ऐसे फिक्स किए हैं जिसके आधार पर उसकी सोसाइटी बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके और पर्सनल लिबर्टीज को, पर्सनल फ्रीडम को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। और ऐसे ही कई देश हैं जो इस तरीके की कार्यवाही कर रहे हैं। भारत में भी अगर हम बात करें तो भारत में कई ऐसे राज्य हैं जो इस दिशा में सोच रहे हैं कि वैलेंटाइन डे या इस तरीके से जो भी अधिकार हैं, यानी जो लिव इन रिलेशनशिप के अधिकार हैं, इन सबको क्या दंडनीय अपराध के रूप में देखा जा सकता है। और राजस्थान और छत्तीसगढ़ ऐसे दो राज्य हैं जिन्होंने 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में ज्यादा प्रेफरेंस दिया है और कानून तक बनाने की बात कर दी है कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे न मनाया जाए, बल्कि इस तरीके से कार्यवाही होनी चाहिए कि जो पिता हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके जो है सम्मान में इस दिवस को मनाया जाना चाहिए। और इसी प्रकार से जब हम लिव इन रिलेशनशिप की बात करते हैं तो कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने कुछ कानून बनाए हैं। हाल के समय में अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड ने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है उसमें लिव इन रिलेशनशिप के मुद्दे पर कुछ स्पष्ट रूप से प्रोविजंस किए हैं। और इन प्रोविजंस में सबसे पहले यह है कि अगर दो ऐसे जो युगल हैं जो ये चाहते हैं कि उन्हें लिव इन रिलेशनशिप में रहना है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। और अगर वो 21 साल से कम एज के हैं तो उन्हें अपने माता पिता की सहमति लेनी होगी और माता पिता की सहमति के साथ उन्हें कार्यवाही करनी होगी। अगर वो रजिस्ट्रेशन कराने के बारे में जो भी जो इंफॉर्मेशन हैं वो अगर गलत देते हैं तो उन्हें 3 महीने की सजा हो सकती है और 25,000 रुपए का जुर्माना दिया जा सकता है। और इसी प्रकार से जो दंडनीय अपराध यहां पर बनाया गया उसमें यह भी कहा गया है उत्तराखंड के कानून में कि जो ब्लड रिलेशंस हैं या जो पारिवारिक संबंध हैं अगर दो लोगों के बीच में, तो वहां पर लिव इन रिलेशनशिप नहीं हो सकता। और इसके साथ साथ अगर कोई एक नाबालिग है उसमें से, दो युगल में से, तब भी लिव इन रिलेशनशिप नहीं हो सकता। और कोई अगर शादीशुदा पहले से ही है और किसी दूसरे को जो अविवाहित है उसके साथ अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहने की कोशिश करता है तो उसे भी दंडनीय अपराध बनाया गया है। तो साथियों, ये तो रही उत्तराखंड की बात। भारत जैसे देश में भी प्रगतिशील मूल्यों पर चर्चा होती है। बहुत से लोग इस बात के समर्थक हैं कि सहमति को आधार बनाया जाना चाहिए
लोकतांत्रिक मूल्य को आधार बनाया जाना चाहिए, चयन का जो अधिकार है उसको आधार बनाया जाना चाहिए। लेकिन बहुत सी ऐसी सोसाइटीज हैं जहां का जो कल्चर है, जो रिलीजन है, रिचुअल्स हैं, उनके जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनके जो फोक और मोर्स हैं, वो उन्हें इस बात के लिए इजाजत नहीं देते कि वो इतनी ओपन सोसाइटी बना पाए जिसमें इस तरीके का अधिकार मिले। इंडोनेशिया उन्हीं में से एक है, लेकिन इस बात पर पूरी दुनिया में बहस चल रही है कि होना क्या चाहिए एग्जैक्टली, किस लेवल तक यह अधिकार दिया जाना चाहिए, क्या लिमिटेशन होना चाहिए, और इस दिशा में जो सोशल प्रोग्रेसिव थॉट्स हैं उन्हें किस रूप में आगे बढ़ाया जाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट हमारा इस दिशा में क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट तो अगर हम बात करें लिव इन रिलेशनशिप पे, वो कहता है कि लिव इन रिलेशनशिप से जो बच्चे पैदा होंगे वो भी वैध होंगे। और अभी उत्तराखंड का जो यूसीसी कानून में जो ये लिव इन रिलेशनशिप पे प्रोविजन किया गया है, उसमें भी ये प्रावधान किया गया है कि लिव इन रिलेशनशिप पे से जो पैदा होने वाले बच्चे हैं उन्हें वैध माना जाएगा, और कोई तलाक की स्थिति या कोई संबंध विच्छेद की स्थिति लिव इन रिलेशनशिप में आती है तो गुजारा भत्ता के लिए कोर्ट भी जाया जा सकता है। तो साथियों, कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जो ट्रेडिशंस हैं और जो मॉडर्निटी है, इसके बीच में एक जो है बैलेंस बनाने की जरूरत कई देशों को समझ में आती है, और उसी के हिसाब से वो अपने सोशल लेजिस्लेशन, अपने कल्चरल लेजिस्लेशंस को लेकर के चलते हैं। आपका इस पे क्या विचार है? क्या लिव इन रिलेशनशिप का जो अधिकार है वो होना चाहिए, और कोहैबिटेशन का जो अधिकार है जिसको दंडनीय अपराध बनाने की बात इंडोनेशिया कर रहा है, या वहां पर जो युगल हैं उन सबको दंडनीय अपराध के रूप में इस चीज को प्रोजेक्ट कर रहा है, ये कहां तक सही है? आपके क्या विचार हैं? आप हमें अवगत कराएं कमेंट बॉक्स में। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।